हेलो बच्चों, तो मैं आज आपके लिए वेक्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है ना, जो आपको जेईई मेन में बहुत काम आएगा। चलिए तो देख लेते हैं इसको। अपन ने इसमें मैंने तीन टॉपिक लिए हैं बच्चों, मतलब टॉपिक तो एक ही लिया है, थ्री वेक्टर्स लिए हैं। थ्री वेक्टर्स में क्या होता है, एक आता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, एक आता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। स्केलर प्रोडक्ट को अपन बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। आगे ले लेते हैं धीरे धीरे अपन। ठीक है ना, देख लेते हैं। जेईई मेन में काफी काम आएगा आपके बच्चों, और काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने जो भी एग्जांपल लिए हैं वो जेईई मेन के ही लिए हैं, पीवाईक्यू। ठीक है ना, तो देखा जाए आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया बच्चों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, जिसको डॉट नहीं कहते बच्चों, बॉक्स कहते हैं। एक मिनट, इसको कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको बच्चों? बॉक्स बॉक्स प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, इसमें अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज आती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं जो काम काम आने वाली चीजें। तो देखते हैं सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको दिखाया कैसे जाता है? इसको दिखाया जाता है बच्चों से ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको ब्रैकेट में कर दिया डॉट सी। ठीक है ना, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब दो के बीच में तो क्रॉस होगा और एक के बीच में डॉट होगा, दो के बीच क्रॉस होगा, एक के बीच डॉट होगा, और इसको लिखा जाता है बॉक्स के फॉर्म में। लिखा जाता है बच्चों ऐसे एबीसी, बॉक्स के अंदर एबीसी। ठीक है, ओके। तो ये तो इसको दिखाने का तरीका हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों होता है स्केलर प्रोडक्ट? देखिए, ये एक रोज भी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है भाई, ये वेक्टर हो गया, ये भी क्या हो गया आपका? वेक्टर हो गया। तो दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट लग जाता है, दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? स्केलर। है ना, ये आपको पता ही है। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट लग गया तो वो स्केलर, दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस लग गया तो वो वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं इसमें। मान लो आपको एबीसी वेक्टर क्या दिया हो, ए वेक्टर दे दिया हो बच्चों आपको A1 I, A2 J और A3 के। मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, ये डिटर्मिनेंट है एक तरीके से। दूसरा आ गया बी वेक्टर, जिसको कहा गया बच्चों B1I, B2J और B3 के। ऐसे ही तीसरा वेक्टर आ गया सी, जिसको कहा गया बच्चों C1I, C2J और C3 के। ठीक है ना। अब आपसे कोई कहे कि भाई आप निकाल के बताओ एबीसी क्या होगा भाई, तो ये ऑल ओवर बच्चों डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। इनके आईजे के कोफिशिएंट ले लो। पहले रो में कितना आ रहा है बच्चों? A1 A2 A3, फिर दूसरे में B1 B2 B3, वेक्टर सब ये C1 C2 और C3। निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना। हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को देखना है। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, मतलब ये पूरी रो का काम कर रहा है, या तो रो का या कॉलम का। अगर रो की बात कर रहा हूं तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अगर कॉलम की बात करूं तो यही फर्स्ट कॉलम, यही सेकंड कॉलम, यही थर्ड। हाँ कि ना, इस तरीके से मान लेंगे। हाँ कि ना। तो अब आगे जाके जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, इसकी जो अपन आगे जाके पढ़ने वाली प्रॉपर्टी है ना, वो अपन थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं, वहां भी कर लेंगे। कि देखो, ये एक रो है, अगर इसको इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या लगता है? माइनस। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो जीरो, मतलब यहां भी अगर ए आ जाता है, ए और ए, तो ये जीरो हो जाता है। किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर इसमें से किसी भी एक को जीरो कर दो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। आगे ना, फिर अगर यहाँ पर प्लस की फॉर्म में लिखा हो, वो अपन आगे देख लेंगे। मतलब आप समझ गए ना, ये क्या एक तरीके से डिटर्मिनेंट है। तो इसको फर्स्ट
फर्स्ट या तो फर्स्ट रो मान सकते हैं, अगर रो 1 माना तो ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, और कॉलम माना तो ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 निकाल लेंगे आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इतना तो मैंने देख लिया भाई, बेसिक बेसिक तो देख लिया, हाँ कि ना। चलिए अब इसमें थोड़ा अपन आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या आ सकता है। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं भी, अपन को बोला जाता है बच्चों ए क्रॉस बी डॉट सी। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मान लो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है बच्चों, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर दे रखा है। अब इनके परपेंडिकुलर कोई है, मतलब मान लो अगर ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, तो जो इनका डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ए क्रॉस बी का अपनी तरफ। भैया अगर ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, तो इनकी डायरेक्शन कहाँ है, ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के, ये जो अपना बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो जो ए क्रॉस बी होता है ना बच्चों, वो डायरेक्शन होती है एन कैप को ए क्रॉस बी कहते हैं। मतलब ए क्रॉस बी करोगे ना, इसका और इसका करोगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब ये कौन सा प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है, कौन सा प्लेन है ये आपने वेक्टर पढ़ लिया होगा, तो प्लेन है ये किसके परपेंडिकुलर, ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर। जो प्लेन है ना, दोनों के परपेंडिकुलर एक साथ, हाँ कि ना। ओके, तो इस तरह की लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम ना आए, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, है ना। अब देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं अपन। हाँ, अब आपसे ये कहा जाए कि अगर अगर इफ इफ सी इज इन प्लेन ए बी, अगर ये ए बी के प्लेन में आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैं बताता हूं। देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया बी। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो कहां है, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब सी वेक्टर भी इसी प्लेन में आ गया अगर, तो आप सुनना, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो कहां है बच्चों, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। और सी की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इधर की तरफ, और उसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इधर बाहर की तरफ। सॉरी, सी वेक्टर की डायरेक्शन जो जाएगी प्लेन में, या तो इधर या इधर, है ना, या ऊपर नीचे भी होगी तो। और ए बी की डायरेक्शन कितनी जाएगी, ऐसे, तो दोनों के बीच में क्या एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ भाई, ये तो एक वेक्टर ही हुआ ना, ये भी एक वेक्टर हुआ, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया और दोनों के बीच अगर एंगल 90 आया तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। पढ़ा होगा ना आपने ए डॉट बी में। ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी आपने पढ़ा होगा ना, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कोस थीटा। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 90। अगर दोनों के बीच में 90 आया तो कोस 90 क्या हो जाएगा, कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है, उसकी वजह से ये सब जीरो जाएंगे। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर 90 डिग्री आ गया तो वो जीरो हो जाएगा। तो आपसे अगर कहा जाए कि अगर सी इज इन द प्लेन ऑफ ए बी, इसका मतलब ए बी की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है और सी की डायरेक्शन या तो इधर होगी या उधर होगी या ऊपर नीचे जहां भी होगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो मैं यहाँ पे मैंने समझा दिया है, अब मैं इसको लिख भी देता हूँ, है ना, ताकि आपको अगर लिख रहे होंगे आप इसको तो लिख लेंगे आप। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आराम से कि ए क्रॉस बी is perpendicular to C, then ए बी सी का बॉक्स क्या होगा, जीरो। या ए बी सी के बॉक्स को अपन क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, वेक्टर लगा लेना आप। या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, कोप्लेनर हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे ये, कोप्लेनर। आगे जाके ऐसी लैंग्वेज भी आती है बच्चों, याद रखना कि इफ ए बी सी
कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में हुए, ये क्वेश्चन जेईई में काफी बार आता है बच्चों कि अगर ये कोप्लेनर हुए तो अपन कहते हैं बच्चों एक ए बी और सी का बॉक्स हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, या फिर ये जीरो होगा, ये जीरो या जीरो, समझ गए ना आप, हाँ कि ना। तो ये मैंने समझा दिया अगर कोप्लेनर होगा तो क्या मतलब है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अपन ने तीन चीजें तो कर ली है इसमें, है ना, जो काम आने वाली थी, और हाँ, तो मैक्सिमम काम अपना इससे हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मैंने आपको बताई थी भी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये डिटर्मिनेंट की तरह काम करेगा, तो अगर कोई भी दो रो सेम हुई, अरे रोई रोई मान लेते हैं या कॉलम मान लेते हैं, मैं तो यहाँ समझाते थे मैं रोई बोलूंगा, है ना, आप कॉलम मान के समझ लेना। ये दोनों सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, जीरो। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी, डिटर्मिनेंट में कहा जाता है कि अगर ये ए बी सी है, अगर मैंने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पहले आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ए, तो बार बार माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये साइक्लिक रहे, साइक्लिक मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए रहा, तो सेम रहेगा। कैसे, जैसे ए बी सी किसके बराबर होगा बच्चों, बी सी ए, ये किसके बराबर होगा, सी सी ए बी के, साइकिल है क्योंकि साइकिल है, ठीक है ना। जब इंटरचेंज करोगे तो दो बार हो जाएगा, भाई एक बार में माइनस आता है तो दूसरी बार में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये मान लो मैं एक बार इसको एक बार घुमाता हूँ, सी को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ रह गया, इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ आपस में ना, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, एक और माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ था, यहाँ भी एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। और प्लस को तो अपन क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है। समझ में आया, तो ये भी देख लिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डी, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर इक्वल रो वाला तो बता ही दिया मैंने, जीरो रो वाला, हाँ, अगर किसी भी रो का कोई भी एलिमेंट जीरो हो गया, मतलब इसका मतलब है डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट, किसी भी एक डिटरमिनेंट के सारे रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट जीरो होंगे तो ये जीरो ही देगा वैल्यू, हाँ कि ना। अगला, अगली प्रॉपर्टी क्या थी भाई, कि अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा दे रखा है ए प्लस बी सी भी दे रखा है, प्लस की फॉर्म में लिखा है, तो इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे, पहले वाले की स्टार्टिंग होगी ए से और दूसरे वाले की स्टार्टिंग होगी बच्चों बी से, हाँ कि ना। और बाकी क्या आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, सी और डी, सी डी, यहाँ भी आ जाएगा सी और डी, हाँ कि ना। मान लो माइनस लिखा होता तो यहाँ भी माइनस आया था। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा कर सकते हैं अपन। अब मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है मैक्सिमम, है ना। और क्या है, और भी प्रॉपर्टी आती है, ज्यादा काम अपन के आती नहीं इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज, है ना। तो मैंने कोशिश की है मैक्सिमम आपको बताने की। हाँ, के से मल्टीप्लाई कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई हो सकता है डिटरमिनेंट की, तो यही प्रॉपर्टी थी, या तो पहले में हो जाएगा बाकी सेम हो जाएगी, या दूसरी में हो जाएगा, या फिर तीसरे में हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, कर सकते हो ऐसा। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को आप याद कर लेना एक बार, और क्या, सही है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं और बताता हूँ स्टार करके। ऐसा होता है कि मान लो अगर आपको एबीसी दे रखा है, उसको आप प्रोडक्ट कर रहे हो किसी दूसरी से, पीक्यूआर से, तो भी डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ए डॉट पी, ए डॉट क्यू और ए डॉट आर, मतलब सॉरी, ये ए मल्टीप्लाई होगा पहले
इससे फिर इससे फिर इससे, ये एक कॉलम आ गया। फिर अगला बी से करेंगे, क्या आएगा, बी डॉट पी, फिर बी डॉट क्यू, फिर बी डॉट आर। फिर किससे करेंगे, सी से, तो कितना आ जाएगा, सी डॉट पी, सी डॉट क्यू और सी डॉट आर। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, हाँ कि ना। ये मैंने आपको बता दिया। एक और आता है कि मान लो अगर ये एबीसी दे रखा हो और आपको इसको एक रोज बी से निकालना है, तब भी डिटरमिनेंट निकलेगा बच्चों। पहले इसका ए से डॉट प्रोडक्ट कर दो तीनों का, यहां ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए, फिर बी से कर दो ए डॉट बी, बी डॉट बी और बी डॉट सी। फिर कुछ भी नहीं तो आखिरी में वन ए बी सी लिख दो। इस तरीके से किया जाता है, हाँ कि ना। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है। अब अपन इस पर क्या कर लेते हैं, इस पर अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। आ जाओ, आ गया पहला क्वेश्चन, है ना। तो देखा जाए तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2005 में आया था। कब आया था बच्चों, 2005 में, जब जेईई मेन को AIEEE कहा जाता था। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है भी प्रॉपर्टी लगाओ, नॉन कोप्लेनर, पहले बोल दिया उसने एबीसी, अगर नॉन कोप्लेनर है तो आप इसकी वैल्यू निकालो भी, ये दोनों बराबर दे रखा है। तो आ जाओ निकाल लेते। पहले तो देखो लेमडा, पहली रो में भी है, सेकंड रो में भी है, थर्ड रो में भी है, तो ध्यान देना बहुत। पहली से मैं लेमडा बार निकालूंगा तो लेमडा बार आ जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी से लेमडा स्क्वायर निकालूंगा तो लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी से भी लेमडा निकालूंगा तो लेमडा आ जाएगा, हाँ कि ना। तो अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बच गया ए प्लस बी, बी और सी, हाँ कि ना। यहां पर ए बी प्लस सी और बी, ठीक। अब आपको मैंने बताया था अगर ऐसा ऐसा दे दिया तो इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तोड़ लेते हैं। ये लैम्डा की पावर 4 हो गया बच्चों, ना। तो तोड़ लेते हैं दो पार्ट में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी। दूसरा वाला हो जाएगा बच्चों, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से बी से, तो बी बी सी। यहाँ इसको भी तोड़ लेते हैं, यहाँ से जुड़ गए ए बी और बी। अगला हो जाएगा बच्चों ए सी बी, ए सी और बी। अब यहां से कुछ जीरो होने वाला है, जैसे कि ये जीरो जाएगा, क्यों जीरो जाएगा बच्चों, क्यों, ये दोनों रो सेम आ गई, दोनों रो या दोनों कॉलम। यहाँ भी ये जीरो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, जीरो, आगे ना। चलिए, तो हो गया अपना काम। हाँ, तो ये हो गया लेमडा की पावर 4, सिर्फ बचा है अपने पास एबीसी। यहां पर सब जीरो जाएगा, लेकिन ये यहां बच्चों एबीसी नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा, इस रो को इधर भेज दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, तो एक माइनस बार आ जाएगा। अभी बात की थी ना अपन ने, यहाँ हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो अब काम हो जाएगा अपना, ये इससे कट जाएगा, तो ऑल ओवर क्या बच जाएगा अपने पास, ऑल ओवर अपने पास बच जाएगा बच्चों लेमडा की पावर 4 इक्वल टू -1। अब ये तो माइनस आ गया, तो यहाँ से रूट निकल नहीं सकता। अगर 1 आ जाता तो हम प्लस माइनस करते, स्क्वायर रूट लगाते, लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे तो क्या बनेगा बच्चों, इमेजिनरी नंबर बनेंगे। और अपन से क्या पूछ रहा है वो, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछ रहा है अपन से, तो रियल पार्ट पूछ रहा है, रियल वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ से तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो नो वैल्यू ऑफ लेमडा, यहाँ पर सी आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली उसी पर था। इससे क्वेश्चन आते भी हैं, आप आराम से देखिए हर साल का एग्जाम, है ना। अभी मैं आपको 2021-22 के क्वेश्चन भी करा दूंगा कुछ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूं मैं। एक मिनट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये इतना ठीक है। तो ये तो आप जानते हो आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये क्या कह रहे हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो, जैसे मान लो भी आप तैयारी कर रहे हो जेई की, एनआईटी
IIT कॉलेज के लिए, तो अभी आप संघर्ष कर रहे हो। अभी ऐसा हो सकता है आपके जो दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ रहे थे या फैमिली में काफी सारे लोग होंगे, वो भी आपको वैल्यू नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपको NIT या IIT कॉलेज मिल गया तो आपकी वैल्यू पूरे समाज में, अपने दोस्तों में, जहां जहां भी आपकी पहुंच है या पहचान है, वहां पर आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मतलब जब आप संघर्ष कर रहे थे जब तो कोई पूछने नहीं आएगा आपसे, 1 साल या 2 साल या 4 साल जितनी पढ़ाई करते हो आप, तब कोई नहीं पूछने आएगा। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो सारी दुनिया भाग के आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही जब आप कॉलेज से पार होते हो बच्चों, तो क्या होगा कि जैसे आपको कोई रिश्ते नहीं आते शादी हुए, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है। उसके बाद जैसे ही या तो आपको बड़ा प्लेसमेंट मिल गया, करोड़ों का पैकेज मिल गया, 5 लाख 10 लाख 50 लाख 25 लाख, या फिर गवर्नमेंट नौकरी लग गई, तो पूरे समाज के लोग आपके पास जाएंगे रिश्ता लेकर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, जब आप मेहनत कर रहे हो, मतलब जब तक सफल नहीं हो जब तक आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे सक्सेस हो जाओगे तो सब आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे फैमिली में, हर फैमिली में 1-2 अच्छी पोस्ट पर लोग होते हैं, IAS वगैरह। तो मान लो कभी किसी को पुलिस ने पकड़ लिया तो सीधा वो बताता, देखो मेरे समाज का इंसान है, वो मेरे चाचा लगते हैं। भले चाचा नहीं लगते होंगे, बहुत दूर के लगते होंगे, लेकिन रिश्ता बताते हैं वो, क्योंकि वो सक्सेसफुल इंसान है। सक्सेसफुल इंसान से हर इंसान जुड़ना चाहता है, लेकिन जो असफल है, जो उससे कोई नहीं जुड़ना चाहता। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा आपको, या गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी, या किसी भी कॉम्पिटिशन में पास नहीं हुए, या अच्छा घर वगैरह नहीं है, तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे। लेकिन अगर है तो सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये बताया उन्होंने कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक है। अगली लाइन है, जब 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 किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। कभी कभी जब आप लोगों को बड़े सपने बताते हो ना, वैसे तो आपको सपने नहीं बताने चाहिए। मैंने आपको एक बार चाणक्य गुरु का कोट भी बताया था कि कभी भी आप अपने सपने मत बताइए, क्योंकि वो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर भी मान लो कभी आपके मुंह से निकल जाए, तो मान लो बड़ा सपना बता दिया आपने, जैसे IIT NIT, ये बड़ा सपना ही है, क्योंकि सीट्स कम होती है ना, 3 4 या 5% सीट होती है ना, तो जितने बच्चे भरते हैं उस हिसाब से, तो लोग बहुत हंसते हैं, अरे तेरा हो जाएगा क्या, मेरे उसका ही नहीं हुआ था, मेरे दूर वाले चाचा के बच्चे का नहीं हुआ था, तो तेरा क्या होगा। इस तरीके से आपको गिराएंगे वो, है ना, हंसेंगे, अरे तू कुछ नहीं कर सकता। बहुत से खिलाड़ी हो गए, सचिन हो गए, लता मंगेशकर, इन पर सब हंसते थे। अमिताभ बच्चन ने तो ये भी कह दिया था कि तुम्हारी आवाज है ना बहुत भारी है, रेडियो में नहीं चल पाएगी। बताओ, वो आवाज रेडियो में नहीं चल पाई और आज उसकी आवाज से पूरी दुनिया उसको पहचान लेती है। दुनिया नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान तो पहचान लेता है। रेडियो में रिजेक्ट हो गए थे वो, हाँ कि ना। तो जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। समझ में? अब मेहनत करो, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आप पे हंसता जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अंदर आग लगाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं। आप अगर NIT IIT या किसी भी कॉम्पिटिशन में पास होना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर बर्निंग डिजायर लाने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपके लिए रखा है, बच्चों को काम आती है काफी सारी चीजें। अब आगे चलते हैं। ये तो अपन कर ही चुके हैं। हाँ, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ये 2000, ये कब आया था बच्चों? मैंने फिर से बता दिया, ये आया था 2009 में, जब भी AI ही कहा जाता था। 2000 शायद 2011 या 13 तक AI कहते थे। उसके बाद जेईई मेन आया है, उसके बाद इसको जेईई मेन कहा गया, है ना। और ये किसके लिए? ताकि एडवांस का पेपर कौन दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा, हाँ कि ना। चलिए, तो अब हम तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ कि ना। तो इसमें क्या कहा गया आपसे, अपने आप ही कलर चेंज होता है इसका। हाँ, अब आपसे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैंने U V और W नॉन कोप्लेनर दे रखा, मतलब इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा। समझ गए आप? ठीक है। 3 वेक्टर दे रखे हैं PQR। अब वो कंडीशन कह रहा है, इसको सोल्व करो। अब आप मुझे बहुत सोच के बताना। भाई ये पहली रो है, इससे 3 बार आ जाएगा, सेकंड रो से Q आ जाएगा, P सॉरी, और थर्ड रो से P आ जाएगा, तो ऑल ओवर क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? 3P² बाहर निकल जाएगा, है ना। मैं तो ये बता दूं आपको, अंदर बचेगा बच्चों U V, अरे यार W माइनस, अपने हिसाब चलता है, यहां से P निकलेगा, यहां से Q निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? PQ। अपनी हिसाब चलता है, V W U। लास्ट में देखो, यहां से 2 निकलेगा, यहां से Q निकलेगा, यहां से Q निकलेगा, तो -2Q², है ना। अंदर बच गया है W V और U। अभी अंदर वाले पार्ट को बराबर करते हैं इसको। जैसे ये U V W है ना, तो यहां पर कैसे करें भी इसको?
जैसे पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज किया आपस में, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में उसको यहाँ ले आओगे, अरे यू को यहाँ ले आओगे, वी को यहाँ ले आओगे तो हो जाएगा। हाँ, तो 2 बार चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 बार चेंज करना पड़ेगा, तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला। तो ऑल ओवर इसको अपन लिख देंगे, इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन यू वी और डब्ल्यू। आराम देख लेना बच्चों, पहले मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, इसको इंटरचेंज, फिर ये यू वी आ जाएगा, तो उसके बाद इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, जब यहाँ यू आ जाएगा जब, तो वो मिल जाएगा इजीली आपको, ठीक। यहाँ भी देखने दो कैसे पूछाएं इसको, यहाँ भी वही करना पड़ेगा भाई, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करो, ठीक, 3 बार हो गए, है ना। तो क्या आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद यू चेंज करोगे तो फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 2 बार चेंज कर दे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, यू आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा और वी आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों यू वी और माइनस लग जाएगा आगे ना डब्ल्यू। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों पार्ट को इसको इसको और इसको कॉमन लेके बाहर ले लेता हूँ, है ना। तो क्या हो गया भाई, देखो तो क्या बचा, यू वी डब्ल्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया भाई, देखो यहाँ से बच जाएगा 3p², यहाँ से बच जाएगा pq, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था बच्चों, तो ये जाएगा प्लस 2q² इक्वल टू 0 दे रखा है। अब बच्चों ये तो 0 होगा नहीं, ये तो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब 0 यही होगा, 0 यही होगा। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, रूट्स कैसे निकाले जाएंगे इसके। भाई पी क्यू है ना, कैसे करोगे, तो आप क्या करो, चुपचाप आप डिवाइड कर लो इसको q² से, q² से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3p/q का होल स्क्वायर माइनस p/q प्लस 2, और pq की जगह क्या रख दो, t रख दो, तो अपन को मिल जाएगा बच्चों 3t² माइनस टी प्लस 2। इसके रूट निकलेंगे नहीं, कैसे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, रूट निकलेंगे नहीं। b² का मतलब ये -1 का b² माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, तो ये हो रहा है बच्चों 1 माइनस 24, मतलब हो रहा है -23 हो रहा है बच्चों। तो d लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट तो होंगे नहीं, रूट होने वाले नहीं है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ये तो 0, ये 0 तभी होगा, ये 0 कब होगा बच्चों, ये 0 तभी होगा जब क्या बच्चों, जब p और q दोनों 0 होंगे। देख लो आप, ये ऑब्जर्वेशन से निकाला मैंने, रूट तो निकला नहीं, लेकिन देखो जब p और q दोनों 0 होंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा ऑल ओवर, ऐसा है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ऐसा होगा, किस वैल्यू के लिए, सिर्फ एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे थे, वो क्या पता कैसे हट गए मेरे यहाँ से, ऐसे ऑप्शन दे रखा था PQ की 1 सॉल्यूशन होंगे, PQ के 2 सॉल्यूशन होंगे, PQ के 3 सॉल्यूशन होंगे, PQ के 4 सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से ओनली क्या है, ऑप्शन हट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोल्व करके बता दिया। P और Q के क्या सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। आगे ना कर लेना, इतना क्या है, ठीक। ऑप्शन हट गया अगर तो मैंने बता भी दिया, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये अपन ने पूरा खेल कर लिया इसका। हाँ, ये 2000 बता दिया ना मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि कब आया था। तो ये आया था बच्चों 2020 में आया था, 2020 में 5 सितंबर को शिफ्ट 1 में, है ना। तो यहाँ क्या बताया गया बच्चों, ध्यान देना, यहाँ क्या बोल रहा है आपसे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड whose एज आर, ये उसकी एज दे रखी है 3, जिसका वॉल्यूम भी दे रखा है ये। तो क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। वैसे तो पैरेललोपाइप का एरिया क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम 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 होता है पैरेललोपाइप का बच्चों, कुछ नहीं होता, वही होता है एबीसी, खत्म का, ठीक है। और एक और जो काम चीज आने वाली चीज है वो होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, वो भी याद रख लेना, है ना। ये दोनों जेई में आते हैं, बोर्ड में भी आता है 1/6 एबीसी, बस
याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, बोर्ड का भी हो जाएगा, जेई का भी हो जाएगा, बहुत सारा आगे ना, जेई में भी आता है टेट्राहेड्रॉन का। ठीक, समझ में आ रहा? तो ये नहीं पूछा अपन ने, ये पूछा है, तो ये तो हम कर लेंगे। आ जाओ, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 158 दे रखा है। एबीसी क्या दे रखे हैं बोलो? ए का दे रहा 1 1 एन, बी दे रखा है बच्चों 2 4 माइनस एन, और ये दे रखा है 1 एन और 3। सोल्व कर लेना इसको यार। वॉल्यूम दे रहा है तो इसको प्लस माइनस ले लेना बच्चों, अगर कभी आंसर नहीं आया ना तो प्लस माइनस ले लेना, प्लस तो आप लेते ही, माइनस भी लेके देख लेना, वॉल्यूम वगैरह या एरिया जब भी निकाला जाए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी तो प्लस मान के देख लो, अगर नहीं आता है तो अलग बात है। यहाँ से जब आप एन की वैल्यू सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू शायद मैंने पहले सोल्व कराया था, एन की 2 वैल्यू आएगी, इसमें से एक ही सेटिस्फाई करेगी, एन की वैल्यू शायद 8 के आसपास आएगी, सोल्व कर आना, करना ही है आपको ना, ये 15 बैठे बैठे सोल्व कर लेना, एन की वैल्यू 8 आएगी, तो यहाँ से पता लगेगा कि ये भी आंसर नहीं हो सकता और ना ये आंसर हो सकता, क्योंकि यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है। अब चुपचाप क्या करना है, इस एन की वैल्यू को यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, यहाँ रख देना और यहाँ रख देना। उसके बाद आप निकालना ए डॉट सी, ए डॉट सी मतलब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, जो भी आंसर होगा आ जाएगा, बी डॉट सी निकल जाएगा, पता लग जाएगा आपको आंसर, ए डॉट सी आंसर होगा कि बी डॉट सी आंसर होगा, निकाल लेना एन की वैल्यू रखने के बाद। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब आगे बढ़े अपन। अब आ गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3, यही तो बात कर रहे थे अपन। अब देख लेते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन। इसमें होता है बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, दिख ही रहा है वेक्टर प्रोडक्ट दोनों के बीच में, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों बराबर नहीं होते बच्चों, ये अलग अलग होते हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, डॉट वाला, डायरेक्ट। कैसे, ध्यान रखना, पहले दूर दूर वालों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या आया ए डॉट सी, और बचा क्या, जो बच गया वही वेक्टर, माइनस फिर पास पास का जो बाहर से है उसका, पास से मतलब इससे, तो आ जाएगा बी डॉट सी, और जो बच गया ए वेक्टर, ये इस तरीके से। इसमें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी आपको पता लग जाएगा दोनों बराबर नहीं है। देखो पहले दूर दूर का, बाहर वाले से, तो कितना आ जाएगा ए डॉट सी, फिर बच गया जो, हाँ एक मिनट कुछ गलत तो नहीं किया, ए डॉट सी, हाँ सही, माइनस फिर पास पास का, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी, और जो बच गया सी। तो आप आराम से देख लीजिए बच्चों, ये पार्ट तो दोनों में सेम था, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम था, लेकिन कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में सेम नहीं है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया निकालने का, क्योंकि आपको ए डॉट भी आता है, वो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक, तो अब अपन चलते हैं अगला वाला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो अपन के काम भी आता है, दूसरा वाला, मतलब पहला भी काम आता है, ऐसा नहीं कि पहला काम नहीं आता। अब देखो इसको देख लेते हैं अपन, इसको कैसे किया जाएगा अपनी तरफ से। भाई अपन को यह बताया जाता है बच्चों, एक रोज आते बिगड़ गया क्या, हाँ, कभी कभी अपने हिसाब से भी चलता है, इसका भी मन होता है कुछ करने का, है ना। अब देखो एक एक रोज देखो बी क्रॉस सी, आप बहुत ध्यान से देखना, पहला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं, बी ए और बी क्रॉस सी के बीच में जो एंगल है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल का साइन हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं मान लेता हूं अल्फा, ठीक है, और बी और सी के बीच के एंगल को मान लेता हूं मैं बीटा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको ध्यान देना, पहले बहुत ध्यान देखना। बी इसको अलग वेक्टर मान लिया, इसको अलग वेक्टर मान लिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये दोनों, अरे यार ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, तो इसको लिख सकता हूं ना, क्रॉस वेक्टर कैसे निकालते थे अपन, याद करो बच्चों,
पहले ए का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल का साइन आता था। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। हाँ कि ना? और आखिरी में क्या आता था? डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड कैसे लिख दिया ना, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? पहले बी का मैग्नीट्यूड, फिर सी का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल, बी और सी का बीच का एंगल कितना है? बीटा, तो ये जाएगा साइन बीटा। और साइन अल्फा तो पहले से ही बाहर दे रखा था, हाँ कि ना? और एन वेक्टर, हाँ कि ना? तो ये ऑल ओवर इस तरीके से हो गया। अल्फा बीटा के बारे में पता लग गया आपको। अल्फा क्या है बच्चों? इस ए वेक्टर का बीसी प्लेन के साथ जो एंगल है उसको अल्फा कहा है, और बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको बीटा कहा है। ये बहुत ध्यान से रखना बच्चों, ये अभी क्वेश्चन आने वाले हैं जेई में, ताकि प्रॉब्लम आपको ना आ जाए। ठीक, इतना ही बता रहा हूं मैं आपको। अब अपन इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे जाके। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब आ गया इस पर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कब आया है आप देख सकते हो आराम से। ये कब आया था बच्चों? ये आया था 2000, जेई में हो गया देखो, 2016। 2016 में नहीं हुआ, 13 में हुआ था। आई होप 13 में ही हुआ था ना, 12 में बात चल रही थी, या 11 में भी हो गया, आप पता कर लेना डेट है ना, बुक में देख लेना क्वेश्चन है ना, 2011 और 13 में क्या दे रखे थे। अब देखो जेई मेन 2016 में ये क्वेश्चन आया था, जो अपन ने पढ़ा उसी पर आया है, देख लेते हैं अपन। वो कह रहा है एबीसी 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, चलो ठीक है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। बी इज नॉट पैरेलल टू सी, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेंगे। अब एंगल पूछ रहा है ए और बी के बीच में। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? एंगल बिटवीन ए और बी, ये पूछा गया है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एंगल का साइन है। तो देख लेते हैं अपन इसको कैसे किया जाएगा। आ जाओ अपन दो फॉर्मूला लगाते हैं। पहला वाला, पहले दूर दूर का डॉट, बच गया जो लिख दो, माइनस, फिर 5 5 का डॉट, बाहर वाले से करते हैं ऐसा बच्चों को, है ना? और बच गया जो वेक्टर लिख दिया, हाँ कि ना? बराबर किसके है? इसको मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, √3/2 बी वेक्टर प्लस √3/2 सी वेक्टर। अब हम से बी और सी के बीच का वेक्टर पूछा गया है, किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट बच्चों? सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर करता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, तो कर देते हैं बराबर। आ जाओ, कितना हो गया? ए डॉट बी सी वेक्टर √3/2, माइनस तो भूल ही गया मैं, सी वेक्टर, तो वेक्टर से वेक्टर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो ये ओवर आ जाएगा बच्चों, ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -√3/2। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल तो अपन को निकालना ही है, सॉरी, -√3/2। ए और बी यूनिट वेक्टर है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो इनका यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 ही होगा। तो cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा आ गया बच्चों -√3/2। अब cos नेगेटिव होता है बच्चों, या तो होगा वो सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या होगा थर्ड में, ठीक है ना? तो देख लो कौन सा है सेकंड थर्ड में, निकाल भी लेते हैं ना, आपको अच्छे से पता है यार बच्चों, इतनी वैल्यू तो आती होगी आपको कि cos 150, अरे यार ये काम नहीं आता जब जरूरत पड़ती है। हाँ देखो, जब थीटा की वैल्यू बच्चों 150 होगी ना, तभी cos की वैल्यू देता है। अब cos 150 को आप रेडियन में चेंज कर लो, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कटा, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार, 3 के पार्ट में ना, फिर 5 π/6 हो जाएगा। ये तो आप निकालना आना चाहिए बच्चों आपको ना, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा डी वाला। हुआ कि नहीं हुआ? इजीली हो गया ना? हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, एक मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। ये सेकंड वाले तरीके से होगा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना? तो करिए आप इसको, मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है, तो अब अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपने ट्राई कर लिया होगा, ये 2020 में आया था बच्चों, 9 जनवरी शिफ्ट 2 में। अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना बच्चों। अपन से पूछा क्या गया है, हाँ यही पूछा गया है ना, हाँ तो डायरेक्ट निकालते हैं फिर अपन, कहीं को मेहनत करें। आ जाओ, पहले क्या था, इसको लिखा, इसको क्या लिखते हैं अपन को पता ही अच्छे से, बताओ। ए बी सी साइन अल्फा साइन बीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका फॉर्मूला। अल्फा क्या होता है बच्चों, इसके और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल, तो क्या दे रखा वो एंगल परपेंडिकुलर, देखो ना, ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, मतलब ये ए, मैं आपको समझाऊं कि ये ए बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा की वैल्यू तो कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी बच्चों 90, ठीक है। और बीटा क्या होता था, बीटा होता था बच्चों बी क्रॉस सी के बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है π/3, मतलब बीटा π/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, हो गया। फिर तो डायरेक्ट रखते हैं, और एबीसी की वैल्यू भी डायरेक्ट दे रखी, मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए बी और सी का मैग्नीट्यूड दे ही रखा है, सी का दे रखा है, सी का अपन निकाल लेते हैं, हाँ कि ना, तो आ जाओ सी का निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, बी डॉट सी, क्या दे रखा बच्चों, बी डॉट सी इक्वल टू 10 दे रखा है, तो आ जाओ बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का थीटा 10। बी और सी के बीच में एंगल भी बता रखा पहले से अपन को, क्या दे रखा है, बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, है ना। तो बी और सी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, कितना का मैग्नीट्यूड, बी का 5 और सी का तो हमको निकालना ही है, ठीक है। और ये 60 को 60 होता है बच्चों, है ना, बीटा के बराबर हो गया है ना, को 60 होता है 1/2 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी बच्चों 220/5, यहाँ से इसको काट लेते हैं ना वैसे, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो सी की एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा बीटा आ चुका है, तो रख दीजिए। ए की वैल्यू दे रखी है √3, बी की वैल्यू दे रखी है 5, सी की वैल्यू अपन ने निकाल ली 4, साइन अल्फा साइन 90 मतलब 1, फिर साइन 60 वो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये और ये तो हो जाएगा 3, है ना, और ये इससे कट जाएगा, कहाँ गया ये 4, कहाँ से रखा अपन ने, अच्छा सी की वैल्यू, ओके, ये 2 बच जाएगा, तो ये हो रहा है 10, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 10 ये लगभग 30 के आसपास आ रहा है यार, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप चेक कर लेना आराम से, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी अपन से, ठीक है ना, देख लेना आराम से। सभी वैल्यू तो अपन रखी दी है ना, सी की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली है, हाँ तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो देख लेना √30, तो ये भी बहुत सिंपल हो गया, अपन ने पढ़ लिया, क्योंकि इसलिए पढ़ने के बाद तो सिंपल लगेगा ही ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो ये आज जो मैंने पढ़ाया है बच्चों, ये सारा हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो और ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी फायदा हो सके, ये आपके फायदे के लिए ही बनाया है हमने चैनल, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू।